अब हम चलते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स की ओर। लार्ज स्केल रिटेलर्स में सबसे पहले हमको जो स्टडी करने को मिलने वाला है दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को इन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्ट का है। जैसे पहले डिपार्टमेंट में कपड़े, दूसरे डिपार्टमेंट में फ्रूट्स, तीसरे डिपार्टमेंट के अंदर आपको सब्जियां मिल जाएंगी, चौथे डिपार्टमेंट में आपको जूते खरीदने को मिल जाएंगे, पांचवें डिपार्टमेंट में आपको मशीन्स मिल जाएंगी, छठे डिपार्टमेंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने को मिल जाएगा। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज आपको खरीदने को मिल जाती है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब क्या कि एक ही छत के नीचे बहुत सारी शॉप्स हैं, हर प्रकार का प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। डिपार्टमेंटल स्टोर कहां बनते हैं? बड़ी बड़ी सिटीज में मिल जाते हैं और काफी सारी निशुल्क जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होती है वो अपने कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर का जब आप टॉपिक स्टडी करने को मिलेगा जब आपको, तो आप देखना कि आपको इसमें ओरिजिन स्टडी करने को मिलेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर का जो टॉपिक आया है वो कहां से आया है, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो कैसे होती है, क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी होती है कि लोकेशन कैसी हो, कस्टमर्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज देनी है, डेकोरेशन पे हमको ध्यान रखना होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको इसमें देखनी होंगी, आप स्टडी कर पाओगे। फिर इसके बाद आपको डिपार्टमेंटल स्टोर का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस स्टडी करने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप ये देख पाओगे कि इंडिया में कौन कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। टॉपिक बहुत इजी है, डिपार्टमेंटल स्टोर का आप एक बार मीनिंग समझ लोगे तो आगे का टॉपिक आप बहुत आसानी से स्टडी कर पाओगे। डिपार्टमेंटल स्टोर के बाद जो हमको स्टडी करने को मिलेगा दैट इज सुपर बाजार। सुपर बाजार है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहले सुपर प्लस बाजार। सुपर का मतलब होता है उत्तम, बेस्ट ऑफ बेस्ट या ऑर्डिनरी से कुछ ज्यादा, दैट इज सुपर। बाजार का मतलब क्या होता है? एक ट्रेड करने की जगह, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आपको ऑर्डिनरी प्रोडक्ट से ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो जहां पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी बहुत खास बात होती है, जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज सुपर बाजार। तो सुपर बाजार के अंदर में भी आपको डेली रूटीन के प्रोडक्ट खरीदने को मिल सकते हैं। यहां पर आप जब भी परचेज करने जाओगे आपको सेल्फ सर्विस ही यूज करनी होती है। आप प्रोडक्ट उठाओ, अपनी बकेट में डालो और काउंटर पे जाके बिल बनवा लो, तो ये सेल्फ सर्विस कहते हैं। सुपर बाजार के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट के रेट ज्यादा होते हैं, जो आप सेल परचेज होती है। अगर आप परचेज करने जाओगे तो यहां पर आपको कैश परचेज ही करनी होगी। सुपर बाजार के अंदर ये लोग पैकिंग पर बहुत ध्यान देते हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो आपको ये ओपन में ही देखने को मिल जाएंगे। तो सुपर बाजार का आप मीनिंग स्टडी करना, फीचर्स स्टडी करना, इसके बाद आपको स्टडी करने को मिलेगा कि सुपर बाजार का एक कॉन्सेप्ट कहां से आया, फिर आप इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी स्टडी कर पाओगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज मॉल्स। मॉल्स में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में डिफरेंस में लेना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या हो रहा था कि जो भी कंट्रोल हो रहा था वो कि एक ही मैनेजमेंट के अंडर में, या उसका जो मालिक था वो एक ही था, डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक एक ही था। यहां पर मॉल्स में क्या होने वाला है, मॉल्स में ऐसा लगा लीजिए एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं और हर दुकान का मालिक अलग अलग होता है। पहली दुकान मान लो कपड़ों की है, दूसरी दुकान मान लो गारमेंट्स की है, तीसरी दुकान मान लो बर्तनों की है, चौथी दुकान मान लो जूतों की है। तो ऐसा लगा लीजिए काफी सारी दुकानें हैं और हर दुकान के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। मतलब इसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटीज के प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाएंगे और कम क्वालिटी के प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। और ये जो मॉल्स है आपको कहीं ना कहीं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इन सिटीज में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इन शॉप्स की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये लोग डेकोरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। इनकी जो लोकेशन होती है वो सेंट्रलाइज होती है, मतलब मॉल्स कहां बने होते हैं, सिटी की सेंट्रल लोकेशन के ऊपर। आपको प्रोडक्ट काफी सारे देखने को मिल जाएंगे और ये लार्ज स्केल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। जैसे आप कहीं पर भी मूवी देखने जाते होगे तो वहां पर भी कोई ना कोई आसपास मॉल्स बने होते हैं। तो काफी सारी दुकानें होती हैं, एक दुकान किसी और किसी की होती है, दूसरी दुकान किसी और ओनर की, तीसरी दुकान का मालिक कोई और होता है, चौथी दुकान का मालिक कोई और होता है। जबकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर मालिकाना हक, जो मालिक होता है वो एक ही होता है। तो इसी तरह से ही मॉल्स का टॉपिक जब आप स्टडी करोगे तो आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी करने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको स्टडी करने को मिलेगा चेन स्टोर। चेन स्टोर की सबसे खास बात क्या होती है, चेन स्टोर का जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो एक ही पर्सन के हाथ से होता है। मैनेजमेंट करने वाली एक ही पार्टी होती है
उसी के थ्रू ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो अलग अलग जगह पर क्या बना देते हैं, चेन स्टोर बना देते हैं। मतलब जिसने प्रोडक्शन किया वो अपना प्रोडक्ट होलसेलर या रिटेलर के थ्रू सेल ना करके खुद ही क्या बना लेता है, चैन स्टोर बना लेता है। मान लो दिल्ली के अंदर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपने चैन स्टोर, अपनी शॉप्स अलग अलग सिटीज में खोल देंगे। इन शॉप्स के ऊपर सबसे खास बात क्या होती है, इनके जो प्राइसेस होते हैं सेम होते हैं, क्वालिटीज ये लोग सेम रखते हैं, जो बनावट होती है, जो शेप होती है वो भी सेम होती है। इन चैन स्टोर के ऊपर आप देखोगे जितने भी चैन स्टोर होंगे ना, उन सब की डेकोरेशन भी आपको सेम मिलने वाली है। जैसे बाटा का शोरूम लगा लो, बाटा के जितने भी शोरूम के ऊपर जाओगे सबकी डेकोरेशन आपको सेम मिलने वाली है। रिबॉक के शोरूम पे जाओगे तो रिबॉक के जितने भी शोरूम होंगे, जितने भी चेन स्टोर होंगे, उन सबकी डेकोरेशन सेम मिलने वाली है। तो रिबॉक के जितने भी शोरूम होंगे उनकी मैनेजमेंट ऊपर से चलेगी, जो रिबॉक का मेन हेड ऑफिस होगा। इसी तरह से बाटा के जो भी चेन स्टोर होंगे उनका जो मैनेजमेंट कहां से चलेगा, जो मेन हेड ऑफिस होगा। तो इनके प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, शेप वाइज सेम होते हैं। प्रोडक्ट सेल होने वाले कम होते हैं, सेल 100% कैश में होती है, डेकोरेशन सेम होती है, और इनका जो एरिया होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ये उसके अकॉर्डिंग उतनी ही ज्यादा शॉप्स भी बना लेते हैं, उतने ज्यादा चेन स्टोर खोल देते हैं। तो चेन स्टोर का जब आप टॉपिक स्टडी करोगे तो इसके बाद आपको इसका ओरिजिन, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, देन इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको स्टडी करने को मिल जाएंगे। फिर आपको आगे स्टडी करने को मिलेगा मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस का बेनिफिट क्या है, आप घर बैठे बैठे किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हो, वो प्रोडक्ट के घर पे आ जाता है। जैसे आप आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लगे हो, वैसे ही मेल ऑर्डर बिजनेस है। मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत रेयरली मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और उसकी डिमांड करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। तो आप होलसेलर या रिटेलर के थ्रू अगर सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो, पर आप इनको होलसेलर और रिटेलर के थ्रू सेल नहीं करते। आप क्या करते हो, इनकी एडवर्टाइजमेंट कराते हो, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या ऑनलाइन या फोन कॉल करके किसी भी तरीके से वो लोग ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर जब भी पूरा होता है तो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है, कंज्यूमर उसी वक्त उसकी पेमेंट करता है। मतलब सेल, परचेज, पेमेंट सारी की सारी ये पोस्टल सर्विसेज के थ्रू या डाक के द्वारा या मेल के द्वारा ही होती है, या ऑनलाइन पेमेंट आप कह सकते हो। सारी सेल, परचेज या पेमेंट ऐसे ही ऑनलाइन चलती है। या ऐसा लगा लो कि आपके पास जब प्रोडक्ट आएगा तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर इसकी पेमेंट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में गए, आपने प्रोडक्ट रिसीव किया, आप इसकी पेमेंट वहां पर कर दो। तो ये है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, ये अमेरिका से आया था 1872 में, वहां पर बहुत फेमस हुआ था। इसका ओरिजिन यही है। इसके बाद आपको इसका प्रोसीजर, इसके बेनिफिट्स और डिमेरिट्स वट जो भी हैं आपको इसको स्टडी करने को मिल जाएंगे। मेल ऑर्डर बिजनेस के बाद आपको लास्ट में स्टडी करने का मिलेगा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का टॉपिक आपको पहले भी स्टडी करने को मिल चुका है 11th बिजनेस स्टडीज में ही। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम क्यों बनाते हैं, आपस में मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। तो कभी कभी बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो होलसेलर या रिटेलर से प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, डायरेक्टली कहां से परचेज करते हैं, प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से। जैसे 100 कंज्यूमर है, 100 के 100 लोगों को मान लो टूथपेस्ट चाहिए। अब 100 के 100 कंज्यूमर अगर अलग अलग टूथपेस्ट लेने के लिए जाएंगे तो रिटेलर उनको मान लो 100 रुपीज की देने वाला है। सभी को टूथपेस्ट 100 रुपीज, 100 रुपीज और 100 रुपीज की मिलने वाली है। अब कंज्यूमर को यह लगता है, जितने भी कंज्यूमर है 100 कंज्यूमर को यह लगता है कि अगर हम ये टूथपेस्ट सीधा फैक्ट्री से परचेज कर लें तो यही टूथपेस्ट हमको 80 रुपीज की मिलने वाली है, 80 रुपए की। तो इन्होंने क्या किया, 100 टूथपेस्ट 80 रुपीज के अकॉर्डिंग इकट्ठी परचेज कर ली। तो कितने का बेनिफिट हुआ, 20 रुपीज के अकॉर्डिंग बेनिफिट हुआ। तो जितना बेनिफिट होता है ये लोग बेनिफिट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। मेंबर्स कोई भी इसमें आ सकता है, कोई भी ऐड हो सकता है, कोई भी मेंबर छोड़ के जा सकता है। जितना भी प्रॉफिट होता है ये लोग लास्ट में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये लोग होलसेलर या रिटेलर के थ्रू परचेज नहीं करते, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, मिडल मैन का एंड हो जाता है। जो प्रॉफिट होलसेलर और रिटेलर को मिलने वाला था वो प्रॉफिट अभी कंज्यूमर को डायरेक्ट मिलने वाला है। जो भी प्रॉफिट होगा मेंबर्स आपस में बांट लेते हैं। प्रोडक्ट आप अच्छी क्वालिटी के परचेज कर सकते हो। जब भी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग के अंदर आप वोट भी डाल सकते हो।
जब भी कोई मेंबरशिप छोड़ना चाहता है तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप छोड़ सकता है, कोई नया पर्सन ऐड होना चाहता है तो वो ऐड भी हो सकता है। इसका ऑपरेशन, इसको ऑपरेट कौन कर सकता है, इसको ये सारे कंज्यूमर्स मिलकर ही ऑपरेट करते हैं। तो इसके बाद आपको इसी टॉपिक के अंदर इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स स्टडी करने को मिल जाएंगी। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक।